सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रयाग एजुकेशन चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। इसमें आज मैं साइकोलॉजी का 11वां चैप्टर है वो डाउनलोड कर रहा हूँ। 11वां और 12वां दोनों ही जो हैं लेसन मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। किसी भाई को यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। तो पहला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो जे.पी. गिलफोर्ड्स का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, पहला आंसर सही है। उसके बाद दूसरा है, सीखने डैश आकलन और आकलन के अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा क्या है, सीखने को प्रारंभित करता है। तो क्या प्रारंभ करता है, सीखने के लिए, उसमें सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। उसके बाद में अगला है तीसरा, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है शिवाय किसके, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। उसके बाद में चौथा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है, बाह्य प्रेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, दूसरा है जो सही है। उसके बाद में है पांचवा, आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, तीसरा। छठा है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। उसके बाद में सातवां है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का शब्दार्थ है, क्या तात्पर्य है इसका, तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। उसके बाद में 8 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य मूल्यांकन का, चौथा है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है या पुष्टिकरण प्रदान करना, चौथा है वो सही है। उसके बाद में है, सीसीई में औपचारिक योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो कितना होता है, क्रमशः 40% और 60%। अगला क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ये तीसरा है, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। उसके बाद में क्या है, कौन सा अभिलेख है, यानी कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं क्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है। तो कौन सा है वो है संचयी अभिलेख। कौन सा है, संचयी अभिलेख। उसके बाद में है 12वां, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, छात्रों का सतत मूल्यांकन, ये है। 13वां है, मूल्यांकन सहायक है। तो किसमें, संचय अभिलेख तैयार करने में, अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए, ये सभी, तो ये सभी है मूल्यांकन सहायक है। 14वां है, मूल्यांकन किस प्रकार से अध्यापक के लिए उपयोगी है। तो किस प्रकार के लिए, यह क्रियानुसंधानों के लिए नए रास्ते खोलती हैं। अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। अध्यापक अपने छात्रों को तुरंत पोषण दे सकता है। तो उपरोक्त सभी हैं। सतत मूल्यांकन का कार्य है, क्या है, ये है कि शिष्यों में अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, छात्रों अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना और छात्रों की विशेषताएं स्तर तक पहुंचाना, विशेषज्ञता तक पहुंचाना। तो उपरोक्त सभी हैं, ये जो चौथा है वो सही है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, यानी तीसरा है वो सही है। 17वां है, शिक्षक के मूल्यांकन चरण का ध्येय है। तो वो है तीसरा, विद्यालय स्तर को ऊंचा उठाना। उसके बाद में है 28वां, विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक प्रक्रिया से। उसके बाद 19वां है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। तो क्या है, बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। यह दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। तो अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना। उसके बाद 21वां है, व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है। व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है, दूसरा है, ऐसा मूल्यांकन जहाँ व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, विषय वस्तु गौण हो जाए।
दूसरा है वो सही है। उसके बाद 22वां है व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो कौन सी है? केस अध्ययन विधि। केस अध्ययन विधि। 23वां है व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? सर्वपरीक्षण विधि। उसमें बाद है मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब तीसरा है बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, तभी माना जाता है जब सभी बच्चों के पक्षों का क्या है? मूल्यांकन हो। उसके बाद 25वां है मूल्यांकन की प्रक्रिया किस रूप में माना गया है? तो त्रिभुजाकार के रूप में माना गया है। 26वां है निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना। निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? तो तीसरा है विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना। 27वां है निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? तो वैधता, न्यायसंगतता, विश्वसनीयता ये सभी हैं। उसके 28वां है निम्न में से कौन सतत व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो उसमें है तीसरा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। उसके बाद में है मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिक्षक को निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो छात्रों की फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि बेहतर ढंग से कार्य कर सके। आगे 30वां है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है? वो तीसरा इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। उसके बाद में है सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, तो किस पर बल देता है? वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। यानी तीसरा है वो सही है। विद्यालय आधारित आंकलन कौन सा है? चौथा है परिचित वातावरण में अधिक सीखने से सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो आगे 12वां जो चैप्टर है उसमें 12वां चैप्टर है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण की तकनीक। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा वो सही है। दूसरा है कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है क्या है? तो ये प्रश्न पूछना चाहिए रुचि बनाए रखने के लिए। उसका तीसरा है शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो उत्तर नहीं देने पर क्या होना चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ये भी सही है। चौथा आंसर है वो सही है। उसके बाद में है एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से उसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है, तो दूसरा है वो आंसर सही है। उसके बाद उपलब्धि प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वो है उपरोक्त सभी। उसके बाद में है छठा दबाव को कम करने परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, तो उसमें है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। उसके बाद में है 7वां कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसमें कौन सा उपागम नहीं है? वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद में है 8वां सही पर अधूरे प्रश्न उत्तर देने वाले बालकों के प्रति शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो क्या होगी? तीसरा है वो है उसके उत्तर को सहयोगी प्रश्न के माध्यम से सही करके सही उत्तर को दोहराना। उसके बाद में 9वां है वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बालकों को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो उसमें है 90% से 100% के बीच में। आगे देखते हैं 10वां प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है का उदाहरण है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। 11वां है चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, चयन प्रकार के होते हैं। उसके बाद में है 12वां बालकों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न की सबसे बड़ी खामी क्या है? इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। 13वां है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे होते हैं जिनमें क्या है परीक्षार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। परीक्षा की अपनी सोच अंकों को प्रभावित नहीं करती हैं। परीक्षार्थी 100% अंक ला सकता है। तो चौथा है उपरोक्त सभी। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो उसमें है सभी कभी कभी बालक यह समझ नहीं पाते हैं कि उसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालक की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक वितरण शक्ति का मूल्यांकन हो जाता है। बालक पूरे पाठ्यक्रम में कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्न की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें
15वां है मूल्यांकन उपागम में श्यामपट्ट सार विकसित किया जाता है, यानी मूल्यांकन उपागम में श्यामपट्ट सार विकसित किया जाता है मूल्यांकन प्रश्नों द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सही गलत वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मापदंड नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, उनमें बालक द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहने देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें नकल करके वास्तविक उपलब्धियां बढ़ाई जा सकती है। तो ये चौथा है उपरोक्त सभी। उसके बाद 17वां है कि प्रश्न पत्र का सही रूप है, तो इसमें पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। उसके बाद 18वां है बहुविकल्पीय प्रश्न सही गलत प्रश्नों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें अनुमान की संभावना घटकर 25% ही रह सकती है और उसका तेजी से उत्तर दिया जा सकता है, उसका निर्माण आसान है, उपरोक्त सभी। उसके बाद में 19वां है जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं हो तो वह परीक्षा कहलाएगी। तो वो कौन सी है, विश्वसनीय। कौन सी है, विश्वसनीय है। 20वां है कक्षा में बालक प्रश्न क्यों पूछते हैं, क्योंकि उसमें दृश्यमान वस्तुओं के बारे में जानकर अपनी जिज्ञासा शांत करनी होती है। उसके 21वां क्वेश्चन है प्रश्न पूछने की कला में सृजनात्मकता का क्या महत्व है, तो बालकों में कुछ नया करने की प्रवृत्ति का विकास करना। उसके बाद में प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए, तो प्रश्न संक्षिप्त सुनिश्चित स्पष्ट होने चाहिए। उसके बाद में है 23वां मौखिक प्रश्नों के 2 सही विकल्प होने पर बालकों की कैसी प्रतिक्रिया होगी, तो कैसी होगी, बालकों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति होगी। बालकों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति होगी। उसके बाद में है 24वां प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों। तो दूसरा है शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से बच्चे उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं और फिर अन्य कार्यों में बाधा दूर हो जाती है, तो ये दूसरा है वो सही है। 25वें प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर की ओर स्पष्ट होनी चाहिए। 26वां है निम्न में से कौन सा लक्षण है किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, तो वो विश्वसनीयता है। तो कौन सी है, विश्वसनीयता। उसके बाद में 27वां है किसी में परीक्षा A ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा क्या करती है, परीक्षा प्रारंभ होती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की क्या है, ये धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो ये विद्यार्थियों में बहुत कुछ ऐसा होता है। तो इसमें है कि शायद वह अकस्मात स्वयंगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती हैं, तो यह शायद क्या है, अकस्मात स्वयंगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती हैं। तो पहला है आंसर वो सही है। तो ये मैंने 2 चैप्टर हैं 11वां 12वां साइकोलॉजी के। किसी भाई को ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। धन्यवाद।